मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में हमने ऊपर चर्चा की है कि मनोविज्ञान की पहचान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अधिक है क्योंकि यह मानव व्यवहार को उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अध्ययन करता है। मानव मात्र अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में ही प्रभावित नहीं होते बल्कि वे इसका निर्माण भी करते हैं। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान की विद्या शाखा के रूप में मनुष्यों को सामाजिक प्राणी के रूप में देखता है। रंजीता एवं शबनम की निम्न कहानी देखें। रंजीता एवं शबनम एक कक्षा में पढ़ती हैं। यद्यपि वे एक ही कक्षा में थीं और एक दूसरे से परिचित थीं, फिर भी उनका जीवन काफ़ी भिन्न था। रंजीता किसान परिवार से थी। उसके दादा दादी, माता पिता एवं बड़े भाई अपने खेतों में काम करते थे। वे गांव के अपने घर में एक साथ रहते थे। रंजीता एक अच्छी खिलाड़ी रंजीता एक अच्छी खिलाड़ी थी तथा लंबी दौड़ में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम थी। उसने लोगों से मिलना तथा मित्र बनाना पसंद था। उसे उसके विपरीत शबनम उसी गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। उसके पिता पास के एक कस्बे के कार्यालय में काम करते थे और छुट्टियों में घर आते थे। शबनम एक अच्छी कलाकार थी और घर पर रहना तथा छोटे भाई का ध्यान रखना उसे पसंद था। वह बहुत शर्मीली थी तथा लोगों से मिलने जुलने से बचती थी। विगत बहुत वर्षा हुई तथा पास की नदी में बाढ़ आई। निचले हिस्से में बहुत से घरों में पानी भर गया था। गांव वालों ने एक साथ मिलकर जो लोग दुखी थे उन्हें आश्रय दिया था। शबनम के घर में भी बाढ़ आई थी तथा वह अपनी मां एवं भाई के साथ रंजीता के घर रहने आई थी। रंजीता परिवार की सहायता करने तथा उन्हें सुख की अनुभूति कराने में प्रसन्न थी। जब बाढ़ कम हुई तो रंजीता की मां एवं दादी ने शबनम की मां का घर बसाने में सहायता की थी। दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट हो गए। रंजीता एवं शबनम भी एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हो गई थी। रंजीता एवं शबनम के इस उदाहरण में दोनों बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हैं। जटिल सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में दोनों भिन्न परिवारों में पली बड़ी हैं। आप उनके स्वभाव, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं में उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ संबंध में कुछ नियमितता देख सकते हैं, परंतु उसी के साथ उनके व्यवहार एवं अनुभव में भी अंतर भी है, जिसका पूर्वकथन ज्ञात मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से बहुत कठिन होगा। यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि क्यों और कैसे समुदाय में लोग एक दूसरे की कठिनाई के समय सहायता करते हैं तथा त्याग करते हैं, जैसा कि रंजीता एवं शबनम के उदाहरण से देखने को मिला। परंतु उनकी स्थिति में भी ग्रामीणों ने समान रूप से सहायता नहीं की थी तथा ऐसे ही समान स्थिति में भी सभी समुदाय इतना आगे नहीं आते। वास्तव में कभी कभी उसका उल्टा ही सही होता है। लोग समान परिस्थितियों में असामाजिक हो जाते हैं तथा विपदा में लूटने तथा शोषण करने में संलग्न हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का उनके समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन करता है। अतः मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो व्यक्ति एवं समुदाय पर उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक वातावरण के संदर्भ में ध्यान केंद्रित करता है। मन एवं व्यवहार की समझ। आपको स्मरण होगा कि मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। कई दशकों तक मनोविज्ञान में मन को अछूत माना गया क्योंकि यह पूर्ण व्यवहारपरक शब्दावली में न ही परिभाषित हो पाया था और न ही इसकी स्थिति ज्ञात हो पाई थी। यदि मन शब्द का मनोविज्ञान में पूरा गमन हुआ हो तो हमें उसके लिए स्पेरी जैसे तंत्रिका विज्ञान तथा पेनरोज जैसे भौतिकविद का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने उन्हें वह सम्मान दिया जो उनके वांछित तथा जो सम्मान अब है। मनोविज्ञान सहित विविध विधाओं में वैज्ञानिक है जो यह सोचते हैं कि मन का एक एकीकृत सिद्धांत संभव है, यद्यपि यह वर्तमान में नहीं है। मन क्या है? क्या यह मस्तिष्क के समान है? जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, यह सच है कि मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता, फिर भी मन एक पृथक सत्ता है। अनेक प्रलिखित और रुचिकर उदाहरणों के आधार पर आप सभी इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। कुछ रोगियों में दृष्टि के लिए उत्तरदायी पश्च कपाल पाली को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया था। तब भी उन्होंने चाक्षुष आंखों से होने वाला प्रत्यक्ष ब्रह्मांड संकेतों की स्थिति एवं स्वरूप के विषय में सही उत्तर दिए। इसी प्रकार एक अनाड़ी खिलाड़ी मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपनी बाह गंवा बैठा, परंतु बाह का अनुभव वह बराबर करता रहा तथा उसकी गति का अनुभव करता रहा। जब उसे कॉफ़ी दी गई तो उसकी छायाभासी बाह कॉफ़ी के कब तक पहुंची,
और जब किसी ने कप हटा दिया तो उसने विरोध किया। तंत्रिका वैज्ञानिकों द्वारा और भी बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति जिसे एक दुर्घटना में मस्तिष्क आघात हुआ था, वह अस्पताल से घर लौट आया तो उसने बताया कि उसके अभिभावक प्रतिरूपों द्वारा बदल दिए गए हैं, वे पाखंडी हैं। ऐसी प्रत्येक घटना में व्यक्ति मस्तिष्क के किसी भाग को क्षतिग्रस्ता का शिकार हुआ था, परंतु उसका मन बिल्कुल ठीक ठाक था। वैज्ञानिक पहले यह मानते थे कि मन एवं शरीर में कोई संबंध नहीं है और वे एक दूसरे के समानांतर एवं भावपरक तंत्रिका विज्ञान में आधुनिक अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि मन एवं व्यवहार में संबंध है। यह दर्शाया गया कि धनात्मक चाचुसी तकनीकों तथा धनात्मक संवेगों की अनुभूतियों द्वारा शारीरिक प्रक्रिया में सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑर्निश ने अपने रोगियों पर किए गए अनेक अध्ययनों में यह दिखाया। इन अध्ययनों में जिस व्यक्ति की धमनियों में रुकावट थी, उसे यह अनुभव कराया गया कि उसकी अवरुद्ध धमनियों में रक्त प्रवाह हो रहा है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद इन रोगियों को सार्थक रूप से आराम हुआ, क्योंकि धमनियों की अवरुद्धता कम हो गई थी। मानसिक प्रतिमा उदय अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा मन में प्रतिमा उत्पन्न करने से भयग्रस्ता वस्तुओं एवं परिस्थितियों से अतार्किक भय के कई रूपों का निदान किया गया। एक नई विद्याशाखा जिसे मनस्तंत्रिकीय रोग प्रतिरोधक विज्ञान कहा जाता है, विकसित हो रही है, जो रोग प्रतिरोधक तंत्र को सशक्त करने में मन की भूमिका पर बल देती है। क्रियाकलाप। मनोविज्ञान विद्याशाखा की प्रसिद्ध धारणाएं हम पहले ही बता चुके हैं। प्रतिदिन हम सभी लोग एक मनोवैज्ञानिक की तरह कार्य करते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार कर रहा है वह वैसा क्यों कर रहा है और इसका तैयार व्याख्यान देते हैं। मात्र यही नहीं, हम में से सभी ने मानव व्यवहार के लिए अपने अपने सिद्धांत बनाए। यदि हम किसी कार्यकर्ता से चाहते हैं कि वह अपने विगत कार्य से अच्छा कार्य करे, तो हम जानते हैं कि हमें उसे उत्साहित करना पड़ेगा। आपको संभवतः छड़ी का प्रयोग करना पड़े, क्योंकि लोग आलसी होते हैं। सामान्य बोध पर आधारित मानव व्यवहार के ऐसे सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर वे सही तथा सही नहीं भी हो सकते हैं। वास्तव में आप पाएंगे कि मानव व्यवहार की सामान्य बोध आधारित व्याख्याएं अंधकार में तीर चलाने जैसी होंगी एवं बहुत कम व्याख्या कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपका प्रिय मित्र कहीं दूर चला जाए तो उसके प्रति आपके आकर्षण में क्या परिवर्तन आएगा? दो बातें कही जाती हैं जो आप अपने उत्तर के रूप में देख सकते हैं। उनमें से एक है दृष्टि ओझल मन ओझल, दूसरी बात दूरी से हृदय में प्रेम और प्रगाढ़ होता है। दोनों बयान एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रश्न है कि इनमें कौन सही है। इसकी चयनित व्याख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आपके मित्र के जाने के बाद आपके जीवन में क्या घटित हुआ। मान लीजिए कि आपको एक नया मित्र मिल जाता है, तो आप दृष्टि ओझल मन ओझल की बात व्यवहार की व्याख्या के लिए उपयोग में लाएंगे। यदि आपको कोई नया मित्र नहीं मिलता, तो आप व्यग्रता से अपने मित्र को याद करेंगे। इस दशा में दूरी से हृदय में प्रेम और प्रगाढ़ होता है से आप व्यवहार की व्याख्या करेंगे। सामान्य बोध अंधकार में तीर चलाने जैसा होगा। मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है, जिसका पूर्व कथन किया जा सके, न कि घटित होने के पश्चात की गई व्याख्या को। मनोविज्ञान द्वारा उत्पादित वैज्ञानिक ज्ञान सामान्य बोध के प्रायः विरुद्ध होता है। इसका एक उदाहरण ड्वेक का एक अध्ययन है। यह अध्ययन उन बच्चों से संबंधित है जो कठिन समस्या अथवा अनुत्तीर्ण होने पर सरलता से उसे छोड़ देते हैं। उसने सोचा कि उनकी सहायता कैसे की जा सकती है। सामान्य बोध के अनुसार हमें उन्हें सरल प्रश्न देना चाहिए, जिससे उनके अनुत्तीर्ण होने की दर घट सके तथा उनका विश्वास बढ़ सके। इसके बाद से ही उन्हें कठिन समस्याएं देनी चाहिए, जिससे वे अपने नए विश्वास के साथ हल कर सकेंगे। ड्वेक ने इसका परीक्षण किया। उसने विद्यार्थी के दो समूहों को लिया, जिन्हें गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए 25 दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया था। प्रथम समूह को सरल समस्याएं दी गई थी, जो वे सहजतापूर्वक हल करने में सक्षम थे। द्वितीय समूह को जटिल एवं सरल दोनों ही प्रकार की समस्या हल करने को दी गई थी। स्पष्टतः वे जटिल समस्याओं को नहीं हल कर सके। जब कभी ऐसा हुआ तो ड्वेक ने विद्यार्थियों से कहा कि वे समस्याओं को इसलिए नहीं हल कर पाए क्योंकि उन्होंने कठिन प्रयास नहीं किए, तथा उन्हें ड्वेक ने पलायन के बदले प्रयास करते रहने को कहा। प्रशिक्षण काल समाप्त होने के बाद ड्वेक ने दोनों समूहों को समस्याओं का एक नया सेट दिया। जो लोग हमेशा सफल हुए थे
क्योंकि उन्हें सरल समस्याएं दी गई थी। वे असफल होने पर बहुत जल्दी पलायन कर गए, तुलना में उनके जिन्होंने सफलता और असफलता दोनों को देखा था तथा जिन्हें यह बताया गया कि असफलता का कारण प्रयास की कमी रही है। अन्य बहुत सी सामान्य बोध धारणाएं हैं जिन्हें आप सत्य नहीं पाएंगे। अभी कुछ ही समय पूर्व कुछ संस्कृतियों के लोगों का विश्वास था कि पुरुष महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं अथवा पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक दुर्घटना करती हैं। आनुभाविक अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि ये दोनों धारणाएं गलत हैं। सामान्य बोध यह भी बताता है कि यदि किसी व्यक्ति से अधिक श्रोताओं के समक्ष अपनी बात करने को कहा जाए तो उसका निष्पादन सर्वोत्तम नहीं होता। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि यदि आपने अच्छा अभ्यास किया है तो वास्तव में आप अच्छा निष्पादन कर सकेंगे, क्योंकि अधिक श्रोताओं के रहने से आपका निष्पादन बढ़ेगा। यह आशा है कि जैसे जैसे आप इस पाठ्य पुस्तक को पढ़ते जाएंगे आप में अनेक विश्वास एवं मानव व्यवहार की समझ परिवर्तित होती जाएगी। आप यह भी जान सकेंगे कि मनोवैज्ञानिक ज्योतिषियों, तांत्रिकों एवं हस्तरेखा विशारदों जैसा नहीं होता, क्योंकि वह प्रदत्त पर आधारित बातों का व्यवस्थित अध्ययन करता है और मानव व्यवहार एवं अन्य मनोवैज्ञानिक कोशों के विषय में सिद्धांत विकसित करता है। क्रियाकलाप। मनोविज्ञान का विकास। आधुनिक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान को जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है का इतिहास बहुत छोटा है। इसका उद्भव मनोवैज्ञानिक सार्थकता के प्रश्नों से संबद्ध प्राचीन दर्शन शास्त्र से हुआ। हमने उल्लेख किया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ 1879 में हुआ, जब विलेम वुंट ने लीपजिग, जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रायोगिक प्रयोगशाला को स्थापित किया। वुंट सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे और मन के अवयव अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंट के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया था कि वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करें। यद्यपि अंतर्निरीक्षण एक विधि के रूप में अनेक मनोवैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर सका, इसे कम वैज्ञानिक माना गया, क्योंकि अंतर्निरीक्षण विवरणों का सत्यापन बाह्य प्रेक्षकों द्वारा संभव नहीं हो सका था। इसके कारण मनोविज्ञान में एक नया परिदृश्य उभर कर आया। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, जिन्होंने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, लीप्जिग की प्रयोगशाला कुछ ही समय बाद की थी, ने मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवादी फंक्शनलिस्ट उपागम का विकास किया। विलियम जेम्स का विश्वास था कि मानस की संरचना पर ध्यान देने के लिए बजाय मनोविज्ञान को इस बात पर अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। उदाहरण के लिए प्रकारवादी ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि व्यवहार लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य कैसे बनाता है। विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से अंतःक्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप स्थापित करती है। उस समय एक प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक जॉन डेवी ने प्रकार्यवाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया था कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते एवं प्रभावोत्पादक ढंग से कार्य करता है। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के रूप में वुंट के संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म के विरुद्ध आई। इसने प्रात्यक्षिक अनुभव के संगठन को महत्वपूर्ण माना। मन के अवयव पर ध्यान न देकर गेस्टाल्टवादियों ने तर्क किया, जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव प्रत्यक्षण के अवयव के समस्त योग से अधिक होता है। दूसरे शब्दों में, हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आगतों से अधिक होता है। उदाहरण के लिए, जब अनेक चमकते बल्बों से प्रकाश हमारे दृष्टिपटल पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम स्थिर चित्रों की तेज गति से चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टिपटल पर देखते हैं। इसलिए हमारा प्रात्यक्षिक अनुभव अपने अवयवों से अधिक होता है। अनुभव समग्रतावादी होता है, यह एक गेस्टाल्ट होता है। हम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विषय में प्रत्यक्षण के स्वरूप की चर्चा करते हुए अध्याय 5 में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे।